खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के तमाम सनतकार हड़ताल पर तैयार हैं। कराची की साल ने भी ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल की हिमायत कर दी। सातों सनती जोन्स के सदूर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ताजरों, दुकानदारों, सनतकारों और आवाम पर गैर कानूनी टैक्सों का खात्मा किया जाए और बिजली के निर्ख को फौरी कम किया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली और गैस टैक्सेस की भरमार। हड़ताल पर तैयार हो गए कराची के तमाम सनतकार। काटी साइड FB एरिया, नॉर्थ कराची साइड सुपर हाईवे, बिन कासिम लांडी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्रीज ने भी कल हड़ताल की हिमायत कर दी। FB एरिया इंडस्ट्री के सदर रजा हुसैन ने कहा कि बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। इस वक्त बिजली में की प्राइसेस हो गई हैं वो अनअफोर्डेबल हैं और हम समझते हैं कि इसको फिलफौर कंट्रोल कर लेना चाहिए, वरना ये आपकी जो SME की इंडस्ट्री है ना, इसको बहुत बुरी तरह मुतासर करेगी। काटी के सदर जौहर अली कंदारी ने ताजरों की 28 अगस्त की हड़ताल की हिमायत कर दी। जौहर अली कंदारी ने कहा कि टैक्सेस, बिजली की कीमत में कमी की जाए, साथ ही APPs मुआहदों पर नजरसानी और कराची में बिलों पर PHL चार्जेस खत्म किए जाएं। एक शहर कई दूसरे शहर से कंपटीशन हो गया है, टैरिफ डिफरेंट हैं, टैक्सेस डिफरेंट हैं। इन हालात में तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बाहर कम्पीट करना तो दूर की बात है, एक्सपोर्ट पे जाना दूर की बात है। हम आपस में ही कराची में रहते हुए दूसरे शहरों से अपने इस टैरिफ पे कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो इसको जो है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉर्थ कराची एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री ने भी बुध की हड़ताल की हिमायत कर दी। आज 28 अगस्त की जो ताजरों की हड़ताल है, इसमें नॉर्थ कराची एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री उनकी मुकम्मल हिमायत करती है। सनतकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल कारोबार को मुश्किल से मुश्किल बना रही है। हुकूमत का काम है कि ताजरों और सनतकारों के मसाइल हल करे, ना कि मजीद बढ़ाए। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, ताजा जो स्कीम किसी सूरत वापस नहीं होगी। चेयरमैन FBR ने ताजरों को साफ बता दिया। ताजर भी हड़ताल के फैसले पर बाजिद कल मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान कर दिया। कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स ने भी ताजरों की मुल्कीर हड़ताल की हिमायत कर दी। सातों सनती जोन्स के सदूर ने गैर कानूनी टैक्सों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कल ताजरों की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने ताजरों को 28 अगस्त की हड़ताल की हिमायत कर दी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा FBR से मामला क्यों नहीं तय पाए? यहाँ पे देखा जाए, ये समझना होगा कि FBR पहले लाया था टारगेट 2 स्कीम, उसके बाद टारगेट को रजिस्ट्रेशन का कहा और पहली बुनियाद पे पहले मरहले में कहा 1200 रुपए आपको जो टैक्स देना होगा। लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड हुए तो कैटेगरी वाइज FBR ने जो नोटिस भेजे। कराची की बात करें तो सदर डिफेंस कलेक्टर ने की दुकान 60,000 रुपए माहाना एडवांस इनकम टैक्स का नोटिस भेजा गया। उस नोटिस में कहा गया कि अगर आपने हर महीने की 15 तारीख को टैक्स नहीं जमा कराया तो 7 रोज तक जो है यौमिया की बुनियाद पर जुर्माना लगेगा। उसके बाद हम दुकान को सील कर देंगे। ये तमाम बुनियादी जो चीजें हैं ताकि ने इसको मुस्तरद किया है और साथ ही मुतालबा किया है कि यहाँ पे जो बिजली की बढ़ती कीमतें हैं उससे उनके कारोबार करना मुश्किल बना दिया। और ये कहा था कि हम फिक्स टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टैक्स है और यहाँ पे इसको हम अदा नहीं कर सकते। जिसके बाद कई मुज़ाकरात के दौर हुए। आज भी एक दौर हुआ था जिसमें वीडियो लिंक से चेयरमैन FBR ने भी खिताब किया। कराची और मुल्क भर के ताजिर जो वीडियो लिंक से कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें चेयरमैन FBR ने साफ कह दिया कि ताजिर 2 स्कीम किसी सूरत वापस नहीं होगी और ये टैक्स की बुनियाद है और डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो उसी तरीके से चलेगा और ताजिरों को टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ बुनियादी चीज अगर देखी जाए कि जो कैटेगरी बनाई है 5,000 रुपए माहाना से लेकर 60,000 रुपए माहाना तक की कैटेगरी बनाई है। और कराची की बात करें, अभी पहले मरहले में जो नोटिस जारी हुए, सदर जो सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा टैक्स देती है, उसे पर दुकान 60,000 रुपए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रईफ इब्राहिम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, FBR का क्या मौकिफ है और ताजरों का क्या कहना है इस हवाले से? देखें, FBR का कोई मौकिफ में तब्दीली नहीं आई है और ना आनी है। इसकी वजह ये है कि 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास हुआ था विथ होल्डिंग एजेंट और ताजिर नोटिस की, जिस पे मनोमन अमल किया गया IMF के बाद से। और जाहिर सी बात है कि ये नहीं देखा गया कि ये टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कैसे होगा, इसका टारगेट पूरा कैसे होगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। जो एसेंशियल आइटम है उन पे भी जो टैक्स लगा दिया गया विथ होल्डिंग टैक्स 2.5% और जो 60,000 रुपए माहाना अगर कोई दुकानदार किराए पे है और वो घर किराए पे अपना है उसका, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकेगा? ये तो इम्पॉसिबल है। और जो ये जो हड़ताल हो रही है
अवामी है, रजाकाराना हो रही है, पूरे पाकिस्तान बेस पे जा रही है। तो ये आखिरकार इसको हल तो करना पड़ेगा ना। और जब ये वजीर आजम हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, सदर पाकिस्तान हो और कैबिनेट में इसको मंजूर कराया जाए, इसमें जो तरामी में रिलैक्सेशन दिया जाए, जब जाके ये मसाइल हल होंगे, वरना दिन ब दिन ये हड़तालों की नजर होता रहेगा और किसी को भी, कोई गरीब को रिलीफ नहीं मिलेगा। बल्कि जो ग्रोसरीज के और दूसरे मुख्तलिफ आइटम हैं, जिसको आप कहते हैं कि टर्न ओवर टैक्स और विथ होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी हम भर रहे हैं, इंपोर्ट में भी 3.5% और प्रोविजनल 2%, 5.5% तो हम भर ही रहे हैं। तो विथ होल्डिंग एजेंट हमको क्यों बनाया जा रहा है? एफबीआर खुद इसको मॉनिटर करे, हमें विथ होल्डिंग एजेंट बनाना ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हम उनके सहूलतकार क्यों बने? हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये महंगाई जो जन्म लेगी, जो ग्रोसरीज और बाज़ सब आइटमों पे, तो आप देखेंगे कि ये 15% से 20% का इजाफा हो जाएगा रिटेल बेस पे कोई भी आइटम जाएगा। तो ये मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और इन मुश्किलात को अब समझना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान से सरमाया बाहर जा रहा है, 8,036 जो कराची अपने दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हो गए और बाहर दूसरी कंट्रियों में शिफ्ट हो रहे हैं, और जो बैंकों में पैसा पड़ा है, जब आप उनको हरासमेंट का माहौल कर रहे हैं कि हम फ्रीज कर देंगे और शनाख्ती कार्ड भी उसका फ्रीज करेंगे, तो फिर यहाँ पैसे कौन रखेगा बैंकों में? तो ये जो सरमाया ही बाहर निकल जाएगा, तो मिडिल आदमी क्या करेगा? जो गरीब आदमी, सनतकार या दुकानदार, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। और इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि इसको सोचना हुकूमत वक्त की जवाबदारी है कि इसको सोचना चाहिए अब कि ये बजट को जब आप वसूल करेंगे, टैक्स जब भी करेंगे ना, जब वो दुकानें ही बंद रखेंगे तो टैक्स कहाँ से वसूल करेंगे? ऑलरेडी बिजली के बिल पे भी हम एडवांस टैक्स दे रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये गरीबों पे भी लग रहा है, और कौन सा ऐसा है इलेक्ट्रिक में जो या इलेक्ट्रिक बिल है उस पर आप देखें 40% तो टैक्सीज की मद में जा रहा है सब। तो ये लम्हा फिक्री है कि हमें चंद अशराफिया के लिए ये मुल्क नहीं बना है। ये मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। ये ब्यूरोक्रेट का भी है, सियासतदानों का भी है और अफवाज पाकिस्तान का भी है। ये मुल्क सबका है। अगर इस मुल्क की तरक्की के लिए हम नहीं सोचेंगे तो फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे। जी अब्दुल रऊफ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए रिजवान इरफान, सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है, कल आज मुज़ाकरात थे जो कि नाकाम रहे हैं। ये बताइएगा कितनी तंजीमें हैं जो हड़ताल की हिमायत कर रही हैं? कराची से लेकर खैबर तक जो है तमाम कराची तंजीमें जो है वो तय हैं, मुनज़्ज़म हैं, तो इस हड़ताल में शामिल हैं वो। और इंशाल्लाह कल जो है पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक जो है एक मुकम्मल शटडाउन हड़ताल होगी। ये हड़ताल जो गवर्नमेंट ने जो एक इनकम टैक्स की जो शक्ल में एडवांस इनकम टैक्स लगाया उसके खिलाफ है। ये जो बिजली के टैक्सेस जो बढ़े हैं, बिजली के जो रेट बढ़े उसके खिलाफ है। जो रोज़मर्रा की अच्छी चीज़ें हैं वो महंगी कर दी हैं उसके खिलाफ है। इसके अलावा जो IPVs का मसला, जो IPVs जो बिजली नहीं बना रहे उसके बाद भी जो है उनको पैसे दिए जा रहे हैं या आवाम के पैसे जो है उनकी जेबों में जा रहे हैं, उसके खिलाफ है। और ये जितने भी जो जालिम जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ जो है ये एक हड़ताल होने जा रही है। आज एक इजलास भी था, PR के चेयरमैन साहब ने जो है इसमें मुझे बुलाया भी था इस्लामाबाद, और बहुत से ताजिरों को बुलाया था। उसमें बहुत ज़्यादा ताजिर जो है कोई भी गया नहीं इस्लामाबाद। यहाँ कुछ 1-2-4 लोगों ने जो है वो वाया लिंक के थ्रू उनसे बात की, लेकिन वो मुज़ाकरात भी जो है नाकाम हुए और उसको भी बता दिया गया है कि कल हड़ताल होने जा रही है। और हड़ताल जो है बिल्कुल जो है वो तमाम लोग जो है इसमें शामिल हैं। जी, तमाम लोग इस हड़ताल में शामिल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज आप लोगों के मुज़ाकरात नाकाम होने की क्या वजह है? देखिए, मुज़ाकरात तो मेरी समझ से बालातर है। जब ये काफ़ी महीनों से जो है हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, हमारे तजावीज़ दी जा रही थी, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब जब हड़ताल की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप आएँ, इस पर जो है हम आपको तजावीज़ लेके जो है इसके फैसला करते हैं। लेकिन अभी भी जो है वो तजावीज़ लेके जो है इस पर फ़ौरन अमल दरामद नहीं हो। अगर कोई अमल दरामद होता
तो फिर हम जो है कोई नरम रवैया अख्तियार करते हैं। लेकिन वजह ये है कि इनके हाथों में कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक IMF से जो है मुआहदा किया हुआ, IMF से जो है वो डिक्टेशन लेने के बाद ही जो है फैसला करेंगे। जब IMF से डिक्टेशन लेंगे तो फिर हम IMF से ही बात करनी पड़ेगी। जब हुकूमत जो है कोई फैसला नहीं कर पा रही, तो ये समझते हैं कि जो बेचारा गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास तबका है, वो तो बिल्कुल किसके रह गया है। आप समझ सकते हैं कि जो 50,000 60,000 की जिसकी तनख्वाह है वो किस तरह गुजारा करेगा। हमारी आमदनी जो है वो कम हो गई है, अखराजात बढ़ गए हैं, तो सवाल ही पैदा तो हम लोग कारोबार करें। इससे अच्छा यही है कि हम दुकानें बंद कर दें, हड़ताल करें, तो हम तो नुकसान तो नहीं कर सकते ना। हमें तो जो है वो अब समझ सकते हैं कि जो है जितने लोग परेशान हैं तकलीफ में, तो अब जो है वो हल यही निकला कि हम हड़ताल पे जाएं। अब जो है हड़ताल भी अभी ये सिलसिला कि हड़ताल अभी एक दिन की है, बाद में जब पूरे पाकिस्तान से मशावरत होगी तमाम ताजिर रहनुमा से, हो सकता है इसकी हड़ताल का दौरानिया बढ़ भी सकता है अगर हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते। जी, रिजवान इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जौहर अली कंधारी सदाकाती भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा कि आज FBR को क्या आपकी जानिब से यानी ताजरों की जानिब से तजावीज़ पेश की गई थी, और ये भी बताइएगा कि अगर आपके मुज़ाकरात जो कि नहीं माने गए, आप लोग हड़ताल पे कल जाते हैं, तो इसका दौरानिया बढ़ाया जाएगा या फिर कोई और लाहे अमल भी अपनाया जाएगा? एक्चुअली बेसिकली ये जो हड़ताल कॉल की गई है, ये अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान जो है, जो हमारे तमाम ताजिर बरादरी है कराची से लेकर खैबर तक के, जिसमें तमाम मार्केटें और तमाम मुख्तलिफ इकसाम की जो चीज़ें हैं उनकी ये बाजार और मार्केट है, जो कि बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की मईशत के अंदर। ये उनकी तरफ से हड़ताल कॉल की गई थी और उनका जो बुनियादी मकसद था उसमें सबसे पहले तो जो उनके ऊपर एडवांस टैक्स कीमत में 60,000 रुपये मांगे जा रहे थे, जो कि गैर मुनसिफाना गैर आइनी तरीक़ेकार है। एक छोटी दुकान वाला जिसका किराया दुकान का 15-20 हज़ार रुपये है, वो एडवांस टैक्स 60,000 रुपये हर महीने कैसे दे सकता है? ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जाबराना फैसला है। तो जब इस पे बात हुई तो उसके बाद फिर जितनी भी हमारी कराची की सनती एसोसिएशन हैं, जिसमें 7 तंजीमें जो हैं इसकी हमारी सनती जो है बशमुल कोरेंगे के ऐलान किया, क्योंकि इनका मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ जो दूसरा मेन इशू है वो IPP के हवाले से है कि इस पर अरबों डॉलर की हम जो 2-2.5 हज़ार अरब रुपये जो हम इसका सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं और उसके ऊपर जो वो पैसे भरे जा रहे हैं वो उस पर फ़ौरन उसकी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इस पर तमाम फेडरेशन, चैम्बर, पार्टी और तमाम लोगों ने भरपूर आवाज़ है। ये एक जुल्म है, ये एक कराची पाकिस्तान वालों के साथ, कराची वालों के साथ। प्लस एक PHL की मद में ये हमसे जो है ना कि इलेक्ट्रिक पैसे वसूल कर रही है, जो वो पैसे हैं जो ये अपने सर्कुलर डेट की मद में उसका 683 अरब रुपए सूद भर रहे हैं, और वो सूद कराची से भी वसूल किया जा रहा है, जबकि कराची का उसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि कराची तो केवल किसी बिजली लेती है, तो वैसी महंगी बिजली लेके हम तो सरचार्ज वसूल करती है, वो हम सबसे महंगी बिजली यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो पैसे भी हमको लगा दिए गए। सरचार्ज की मद में अलग से 1.1 रुपये 52 पैसे लिया जा रहा है। ये सब चीज़ें इन्होंने उठाई हैं और ये बड़ी बुनियादी चीज़ें, मतलब ये इस तरीके से किया जा रहा है कि जो हालात बना दिए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, IPP के हवाले से, PHL के हवाले से, हम मुल्क में रहते हुए भी, कराची में रहते हुए अपने दूसरे शहरों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। हमारी सनतें खासतौर पर जो हैं वो नहीं चल पाएंगी, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है औरों से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ये बड़ी, और मुझे बड़ी हैरत है कि इस हद तक की जब चीज़ें बढ़ गई हैं और पूरा पाकिस्तान एक आवाज़ बन के खड़ा हो गया, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है ताजिर बरादरी की, जो दुकानदार हजरात हैं, इनको आप छोटा ना समझे कि पूरा मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। आप इनकी एक बुनियादी बात सुनना नहीं चाहते और इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं समझता कि किस तरीके से क्या गवर्नमेंट सोच रही है या क्या उनकी प्लानिंग है कि आगे चल के तो बहुत बहुत बड़ा मसला बनेगा कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक इंडस्ट्री बंद हो जाए तो उससे 1 या 2 दिन तक तो ठीक है इम्पैक्ट आता है, लेकिन अगर छोटा कारोबार बंद हो जाएगा, गली मंडी की दुकानें बंद हो जाएंगी, मार्केटें बंद हो जाएंगी, बाजार मॉल बंद हो जाएंगे, तो आप शहर कैसे चलेगा? ये इस पर तो फौरी हंगामी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ बैठे और इस मसले को हल करके कोई इसकी राह निकाले, और जो ही जायज़ बात कर रहे हैं उसको मानना चाहिए। सर, ये बताइएगा, ताजे दो स्कीम के अलावा क्या कोई और स्कीम है इसके मुतबादिल जिससे टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है? देखिए, ये तो प्रपोजल ताजी जो है, इसके जो लोग हैं हमारी, जो ये दुकानदार की जो हमारी ताजिर तंजीमें, अंजुमन है, जो सब एक पेज पे हो गई है पूरे पाकिस्तान की। जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ प्रपोजल दिए होंगे। 60,000 रुपए की जो बात की जा रही है वो तो बिल्कुल ही गैर मुनसिफाना है, और वो अगर लॉजिकली देखें तो वो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आप एडवांस टैक्स की मद में जो है ना आप लाखों रुपए साल की जो है ना एक छोटे दुकानदार से ले रहे हैं। तो इस पर उनको बैठना चाहिए और इनकी तजावीज़ सुननी चाहिए, जो चीज़ें समझते हैं कि जो इनके प्रपोजल हैं, जो ये तजावीज़ दे रहे हैं। डेफिनेटली देखें, इस बात में मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि कारोबारी कोई भी हो, चाहे वो दुकानदार हो या सनतकार हो, वो टैक्स
نہ دینے کے اوپر کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے, ہمیشہ ٹیکس دینا چاہتا ہے, لیکن ٹیکس کا کوئی نظام ہو, کوئی میکینزم ہو, کوئی طریقہ کار ہو جو قوت برداشت کے باہر اندر ہو, جس کا کوئی پراپر میکینزم بنا ہوا ہو. آپ دیکھیں انکم ٹیکس آپ کی انکم پہ لگتا ہے, آپ جو کمائیں گے اس پہ ٹیکس دیں گے. یہ سیکس ٹیکسز لگا کے, ایڈوانس ٹیکسز لگا کے تو آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. جو حالات ملک کے چل رہے ہیں, جس جگہ پہ ہم چل رہے ہیں, اور جو اکانومی کا حال ہے اور جو معیشت کا حال ہے, وہ سب تباہی کے دانے پہ کھڑی ہے. صنعتیں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاریاں بڑھ رہی ہیں. اب کل کوئی گلی محلے کی دکانیں اور مارکیٹیں یہ بند کر دیں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ اتنا سینسیٹیو ایشو بن گیا ہے اور اس کے اوپر ابھی تک کی کوئی اعلیٰ سطح کے اوپر کسی نے اس میں انوالومنٹ نہیں کی ہے, انوالو نہیں ہو کے اس مسئلے کو حل نہیں کیا. کہ کیا سوچتے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. جی سر, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فیصل معیز صدر نکاٹی نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کیا بڑے اور چھوٹے تاجروں میں ٹیکس کی شرح میں بھی فرق ہوگا کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے بات کر رہے ہیں جوہر صاحب ہیں, مجھے صرف یہ بولنا ہے کہ اس وقت جس طرح کاروبار اور بزنس انڈسٹری اور چھوٹے تاجر جس طرح کاروبار چلا رہے ہیں, یہ جہاد سے کم نہیں ہے. جو حالات اس وقت موجودہ حکومت نے ٹیکسیشن کی مد میں یا یوٹیلیٹیز کی مد میں کھڑے کر دیے انڈسٹری کے لیے, وہ ایک تباہی ہے. اس وقت ہم پوری دنیا میں جو ایکسپورٹ کے اندر ہمارا جو ریٹنگ ہوتی تھی وہ نمبر 1 نمبر 2 پہ ہوتی تھی. ایشیا کے اندر ہم سب سے بڑے ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری تھے. آج ہم اتنے ڈکلائن پہ چلے گئے بیکاز آف ہار جو پالیسیز ہیں وہ بڑی غلط ہیں. جو گورنمنٹ جتنی بھی آئی پچھلے 20 سال کے اندر, انہوں نے جو پالیسیز بنائی ہیں وہ جو ہے وہ کہیں سے بھی سروائیول جو ہے وہ نظر نہیں آتا انڈسٹری کا, کہیں سے بھی سروائیول نہیں نظر آتا چھوٹے تاجروں کا. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں پریشان کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ یہ ایک نیا ایگریمنٹ کرتے ہیں IMF سے, جو اس گورنمنٹ نے جس طرح پیسے لے کے اور ضائع کیے ہیں, جو چیزیں انہوں نے کی ہیں, اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا ہے. یہ ایک ایسی غیر نامناسب چیز ہے جو اس وقت انڈسٹریز پہ آ گئی ہے. یہی مطالبہ ہے کہ آج جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہے, جیسے آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں یا اس کے علاوہ انڈیا دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, جہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے USA کے لیے اور یورپین کنٹریز کے لیے, وہ ساری ایکسپورٹ جو ہے وہ ادھر سوئچ ہو گئی ہے. اس وقت جو ہم جو کام کرتے تھے اور جس طرح ہماری ایکسپورٹ تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے بیکاز آف یوٹیلیٹیز. آج جو بجلی کی پرائزز ہیں, جو گیس کی پرائزز ہیں, جو اپنا پرائزز جو ہے اس وقت جو ہے پانی کی شارٹیج ہے کراچی شہر میں. کراچی وہ شہر ہے جو 70% ریونیو پے کرتا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. آج ان کی انڈسٹری جو ہے وہ یار و مددگار ہے. یوٹیلیٹیز کی مد میں انڈسٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں, ان امپلائمنٹ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں, یہ ہوش کے ناخون کیوں نہیں لیتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک منظم سازش ہے پاکستان کے خلاف. جو لوگ حکومت میں بیٹھے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح تو انڈسٹری کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. اس وقت جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہونے جا رہی ہے. تاجر جو ہے جو ان کو یہ ٹیکسیشن کی ہے, یہ جو فردر ٹیکس لگایا ہے, جو ساری چیزیں کی ہے کہ 60,000 روپے ایک چھوٹا دکاندار دے, ان سب چیزوں سے تو کاروبار تباہ ہو جائے گا, انمپلائمنٹ بڑھ جائے گی. یہ سب چیزیں مجھے نہیں سمجھ آتا. میں آج آپ کے چینل سے مطالبہ کرتا ہوں آرمی چیف کو کہ وہ انٹروین کرے اس مسئلے میں, اس لیے کہ یہ حکومت تو سنجیدہ نہیں لگتی ہمارے مسائل حل کرنے میں. جی سر. سر جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ 28 اگست کو ہڑتال کریں گے اور پورے ملک میں کی جائے گی ہڑتال, تو سر کیا لگتا ہے کہ اگر ہڑتال کی جائے گی تو اس سے پھر ملک کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ ہمارے پاس تو اس وقت کام ہی نہیں ہے نا. دیکھیں اگر یہ بوجھ ہم پہ لاد دیا گیا اور اس بوجھ کو ہم خاموشی سے سہ جائیں گے تو اس سے کس کو نقصان؟ ہمیں تو نقصان ہوگا, اس شہر کو نقصان ہوگا, اس ملک کو نقصان ہوگا. تو ہڑتال کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنا ایجنڈا, ہمارا موقف جو ہے ہم سب مل کے پیش کریں حکومت وقت کو اور اداروں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے جو اس ملک کا نظام چلا رہے, ان کو کسی جگہ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ تو کرنا پڑے گا. اگر ہم نے ہڑتال کی کال دی تھی تو اس سے پہلے انہیں اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. جب وہ بجٹ بنا رہے تھے, ساری چیزیں کر رہے تھے, دے ہیو ٹو سٹ ود اس, اور ہم سے بیٹھ کے طے کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ نظام بنانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ واحد کمیونٹی ہے جو بزنس کمیونٹی جسے کہتے ہیں. پوری دنیا میں اس بزنس کمیونٹی کی ایک ویلیو ہے
दे आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजन्स ऑफ दिस दैट कंट्री। मेरा सिर्फ कहना ये है कि बिजनेस कम्युनिटी की एक वैल्यू होती है, आपने किसी को वैल्यूएशन ही नहीं दी। जब आप बजट बनाने गए, आप टैक्सेशन का निजाम तब्दील करने गए, आपने स्टेक होल्डर्स को जब लूप में लिया ही नहीं है और उसके बगैर आप ये सारी चीजें करते हैं, तो हम मजबूर हैं आज स्ट्राइक करने पे। और हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे छोटे ताजरों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ जो इंडस्ट्री की डिस्टेबलाइजेशन हो रही है और इंडस्ट्रीज भी आज साथ खड़े हैं। बिजली के रेटों पे, गैस के रेटों पे, जो रेट पानी की जो मुहैया जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है वाटर कमीशन, जो वाटर बोर्ड है कॉर्पोरेशन ने। तो हम तो हर चीज के लिए सर आप शहर की इंडस्ट्री तबाह हो रही है। सर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसल मोईज, सदा निकाटी हमारे साथ मौजूद है। इसी हवाले से बात करने के लिए मोनम जफर, अमीर जमात इस्लामी कराची भी हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि 28 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है ताजरों की जानिब से, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ताजरों ने, अंजुमन ताजरान ने हड़ताल का ऐलान किया था और जमात इस्लामी ने उसको सेकंड किया था 16 अगस्त को हाफिज नईम उर रहमान साहब ने। इस वक्त मुल्क का बड़ा मसला ये है कि ताजिर परेशान है, सनअतकार परेशान है, महंगी बिजली है, जुर्माना टैक्स है। इसी तरह जो आपकी ये पूरी एलीट क्लास है ये परेशान है। आप कुरान अपनी कम करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी सरकार ये है कि आप अपनी अयाशियां कम ना करो, अपने प्रोटोकॉल्स कम ना करो, अपनी ना करो और सारा बोझ आप एलीट क्लास पे डाल दो, ताजिरों पे डाल दो। और ताजिरों पे भी आप वो टैक्स डाल रहे हैं कि जो एडवांस टैक्स आप ले रहे हैं 5,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक। इस वक्त तो सूरत ये है कि कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान का मुआशी हब है, जो पाकिस्तान के पूरे मुआशी इंजन को खींचता है, इसमें सनतें बंद हो रही हैं। 30% सनतें बंद हो गई हैं। जब आप ना बिजली देंगे, महंगी बिजली देंगे, ना पानी देंगे, टैक्स लगा देंगे। IPPs का अलग धंधा है कि जो पूरी दुनिया के सामने वाजे हो गया। पूरे पाकिस्तानी कौन को IPPs किस तरह IPPs के नाम पर डाका डाला गया है, लोगों की जेबों पे डाका डाला गया है और इसके अंदर 40 खानदान हैं जो 25 करोड़ आवाम को जिन्होंने यह रमाल बनाया हुआ है और ये नहीं चाहते, ये बातचीत भी नहीं चाहते। लिहाजा हाल यही है कि कल आवाम निकले, मुल्क डाउन होगा, इंशाल्लाह ताला हड़ताल होगी। और ये तो पहला पत्थर है जो धरने की सूरत में हाफिज नईम उर रहमान साहब ने धरने की सूरत में 14 दिन का धरना किया, सारी चीजें एक्सपोज कर दी। अब हड़ताल होगी, हड़ताल के बाद फिर लॉन्ग मार्च भी होगा। सारे ऑप्शन खुले हैं हमारे पास, सारियों के पास और हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हम इन जालिम हुक्मरानों को अपने सरों से उतारेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोनम जफर, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ फैसल मोईज, सदा निकाटी, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। जौहर अली कंधारी, सदा काटी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का भी शुक्रिया। रिजवान इरफान, सदा कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बहरिया टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, काला पुल, शार फैसल के इतराफ तेज़ बारिश शुरू। जी हाँ, बहरिया टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, काला पुल और शार फैसल की तरफ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। तफसीलात जानेंगे आयमा खान से। आयमा बताइएगा। आयमा खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहरिया टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, काला पुल, शार फैसल की तरफ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा बताइएगा। आयमा खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि बारिश का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आयमा, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो बताइएगा कहाँ कहाँ इस वक्त बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से जो है वो बारिश का आगाज़ हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एक बार फिर से बादल जो है वो बरस पड़े हैं। शार फैसल, काला पुल और अतराफ में जो है वो इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड, बहरिया टाउन में भी जो है वो
रिमझिम का सिलसिला वक्त वक्त से जारी है। इसके अलावा जो है वो लियारी माड़ीपुर रोड, हॉक्सवे और अतराफ में जो है वो हल्की बारिश का आगाज जो है वो हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि जो है वो बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से कराची के मशरिक में जो है वो 570 किलोमीटर पर मौजूद है। ताहम ये सिस्टम जैसे जैसे जो है वो करीब आता जा रहा है, इसकी शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो रहा है और इसकी शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो है वो सिस्टम की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गरज चमक के बादल जो है वो तश्कील पा सकते हैं और उसके तहत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया और ये सिलसिला जो है वो वक्त वक्त से इसी तरीके से जो है वो 31 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात वो तमाम तर इदारों को भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। आयमा बताइएगा कि बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है कल रात से ही और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, ये बताइएगा कि निकासी आपके इंतजामात किस तरह के देख रही हैं आप? कि आपके इंतजामात के हवाले से अगर बात करें तो शहर के मुख्तलिफ शाराएं ऐसी हैं जिन पे ताहाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी जमा है, जिसके बाइस इस वक्त भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ शाराओं पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है और बिलखसूस वो शाराएं जिन पर जो है वो गड्ढे पहले से ही मौजूद है, टूटी फूटी सड़कें हैं, ताहम उन पे जो वहाँ पे पानी जमा होने की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ भी हमें मुख्तलिफ शाराओं पर जो है वो नज़र आ रहा है। और नकाशी आपके इंतज़ाम के हवाले से अगर बात करें तो शहर में जो है वो नकाशी आपका इंतज़ाम तमाम तर इदारों को अलर्ट करने के बावजूद भी जो है वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शाराओं पर जो है वो पानी अब भी ताहाल जमा है। ताहम ये उम्मीद की जा रही है कि जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि 150 मिलीमीटर तक कराची में जो है वो बारिश मुतवक्के है। ताहम तमाम तर इदारे जो है वो बर वक्त अब जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए काम करेंगे और जो है वो शहरियों को मुश्किलात ना हो, ताकि जो है वो शहरियों को मुश्किलात ना हो और नकाशी आपका इंतज़ाम जो है वो जल्द अज जल्द बेहतर कर लिया जाएगा। जी, निकासी आपका जो निज़ाम है जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। आयमा खान हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची चैम्बर इलेक्शन के सिलसिले में बरसर इक़्तिदार बिजनेसमैन ग्रुप ने 30 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। जावेद बलवानी सदर के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। बात करने के लिए काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश बताइएगा। बिल्कुल, देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात हैं। इस सिलसिले में बिजनेसमैन ग्रुप ने अपने 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जावेद बलवानी सदर के लिए मजबूत उम्मीदवार है बिजनेसमैन ग्रुप के, साथ ही साथ फैसल खलील नायब सदर और जियाउल आरती नायब सदर के उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ नसीर सिराज सैली, रेहान हनीफ, मोहम्मद रजा भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हनीफ पूची, फैज अहमद, कौसर एजाज, मुबशिर भागिया भी BMG के उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ अबू बकर सिद्दीक, नौशरवान हैदर, बैरिस्टर यूसुफ, मुनीर अहमद बारी, अली ताहिर दादा भी नामजद उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ आरिफ लाखानी, शवाल अली, एहसन अरशद, शोएब इलियास, हसन नासिर भी दौर में शामिल हैं। हमजा निसार, फरहान अशरफी, इमरान मोइज भी मैदान में होंगे। जुनैद महमूद, अरशद अब्दुल मजीद, आसिम एजाज, शेख मुदस्सिर, रफीक फैसल अनीक, आसिफ गुलफाम और इकराम राना भी नामजद उम्मीदवार शामिल हैं। साथ ही साथ देखने के जो दूसरा ग्रुप है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि 28 अगस्त के बाद कराची बिजनेसमैन अलायंस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। तो देख रहे हैं कि इस बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इंतखाबात है उसमें काफी तगड़े मुकाबले होने की तवक्को है, क्योंकि बरसर इक़्तिदार ग्रुप बिजनेसमैन ने तो अपने जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतार दिए और जो नया ग्रुप है वो भी कुछ दिन बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगा। जी ठीक है काविश, ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं इनके? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात हैं, ताजरों की नुमाइंदा तंजीम है। इस हवाले से हम देखते हैं कि जो ताजर है वो जब नया ग्रुप सामने आया, लास्ट टाइम एक आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रऊफ बैन ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। मजीद जो ताजर थे वो विड्रॉ कर गए थे, उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई गई थी BMG ग्रुप की जानिब से। लेकिन इस बार हम देखें कि मैनेजिंग कमेटी की 30 नशिस्तें हैं, तो उन 30 नशिस्तों पर जो BMG है उन्होंने तो अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अब ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से ताजरों की जो इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया जाए और किसी तरह से वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें। हम देखा था कि PGDO ने तो कहा था कि 15,000 रुपये जो फीस होनी चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपए तक सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस ली गई। अब ताजर जो है वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने जमा करवा दिए, अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। तो इस सवाल से जो कराची बिजनेसमैन अलायंस है वो भी अपने जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे।
बेसिक जो बुनियादी मकसद है उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात लड़ने का वो ये है कि छोटे ताजिरों को हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नजरअंदाज करता है। यही वजह है कि जो बिजनेसमैन अलायंस ग्रुप है वो मैदान में आया और उन्होंने अपने उम्मीदवारों को ऐलान किया। वो कहते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो जो छोटे ताजिरों की महरूमी है, जो ताजिरों का इशूज है जिसको चैम्बर नजरअंदाज करता था, उसको वो हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया काविश मेमन। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सानिया कारसाज की मुलजमा नताशा को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए सिविल सोसाइटीज मुतहरिक। सिविल सोसाइटीज का कारसाज पर मुलजमा के खिलाफ एहतजाज। जहां बक होने वाले बाप बेटी की याद में कारसाज पर शमे भी रोशन की गई। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार अब से कुछ देर पहले हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कारसाज के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ चंद रोज़ कबल जो है मुलजिमा नताशा की जानिब से आमना इलियास और उसके वालिद की ज़िंदगी का चिराग जो है गुल कर दिया गया था, जिसके तहत दोनों जो है मौके पर ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। ये बताइएगा, ये जो एहतजाज आप लोगों की जानिब से रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसके क्या मकासद हैं और क्या मुतालबात हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं कुर्रतुल-ऐन हूँ, सोच औरत ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। हम यहाँ पर बेसिक जो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो मुजरिम है उसको सज़ा दी जाए और मुजरिम को सज़ा उस वक्त ही मिलेगी जब जो तहकीकात का सिलसिला है वो इस जल्द से जल्द किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मुलजिमा के ब्लड के सैंपल्स ले लिए गए हैं और एक हफ़्ता गुजरने को है लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मामला आगे कैसे बढ़ेगा। हमारा मुतालबा ये है कि इस प्रोसेस को डिले ना किया जाए और उसे फास्ट किया जाए ताकि इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके। जी बिल्कुल, मुलजिमा नताशा को जो है अदालत की जानिब से 14 रोज़ के लिए जो है रिमांड पर भी भेज दिया गया है। वो इस वक्त जो है जेल में है। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इन्हें इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए। यहाँ पर शमें भी जो है वो रोशन की गई हैं और ये मुसलसल नारेबाजी की जा रही है कि आमना को जो है इंसाफ फराहम किया जाए। जी गुलशन इकबाल के मकीनों का हसन स्क्वायर पर एहतजाज पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ किया जा रहा है। इलाका मकीनों ने हसन स्क्वायर को बंद कर दिया। एहतजाज के बायस हसन स्क्वायर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के जावेद कायम खानी से जी आगाह कीजिएगा। जी जावेद, इस हवाले से बताइएगा, गुलशन इकबाल के मकीनों का हसन स्क्वायर पर एहतजाज जारी है, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, ये पानी की अदम फराहमी पर यह एहतजाज किया जा रहा है। गुलशन इकबाल 13D2 के मकी हैं और अतराफ में 13D1, 13D2 और मदनी मस्जिद के अतराफ के अंदर कई अर्से से पानी की अदम फराहमी पर जो है वो जब सबर का पैमाना रबेज हुआ तो पुरअमन तौर पर जो है वो बैनर्स उठाए पानी इंतजामिया के खिलाफ, जिस पर नारे दर्ज हैं, वो लेकर हसन स्क्वायर चौक पर पहुंचे हैं। गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर चौक को जो है वो वहाँ पर खड़े होकर एहतजाज किया जा रहा है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी, शाम का औकात है, वर्किंग डे है, कल चेलम था, उसके बाद आज पहला रोज है हफ्ते का कारोबारी दिन का और कल फिर हड़ताल है। इस हवाले से आज काफी जो है बिजनेस और एक्टिविटीज जो है वो शहर में रही, जिसके बाद शहरियों की आमदोरफ्त भी ज्यादा। और ये वही यूनिवर्सिटी रोड है हसन स्क्वायर पर जो जहाँ से रेड लाइन जो है वो बन रही है और काफी कंजेस्टेड के बायस पहले ही जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है और इस एहतजाज के बायस मजीद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिनकी परेशानी पानी की है उस रोड पर है और एहतजाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि पानी खोल दिया जाएगा तो एहतजाज खत्म करके रोड को खोल दिया जाएगा। जी अच्छा जावेद कायम खानी, ये भी बताइएगा कि इलाका मकीनों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, उनको पानी कब से फराहम नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल जी, इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कई रोज से पानी की फराहमी जो है वो मुअत्तल है, इसलिए कि ये पोश इलाके हैं गुलशन इकबाल के और गुलशन इकबाल के अंदर टर्न पर जो पानी है वो हफ्ते में 2 दिन जो है पानी दिया जाता है, लेकिन ये महीना गुजर जाता है, उसके बावजूद जो है पानी नहीं आ पाता। और बारिश का जब निज़ाम बरसात हो जाती है तो और उसके साथ साथ गटर लाइन जो है वो उबल पड़ती है तो सीवरेज के साथ साथ जो है वो पानी उसमें मिक्स हो जाता है और पीने का पानी, लाइन का जो पानी है वो मिक्स हो जाने के बायस गंदा पानी आता है एक, और कई बार जो है वो कई दिन इंतजार करना पड़ता है। इस बार जो है वो कई रोज से टर्न होने के बावजूद पानी जो है वो मुहैया नहीं किया गया, जिसके बायस एहतजाज के लिए मजबूर हुए और आकर जो है हसन स्क्वायर चौक को ब्लॉक किया और उनका यही मुतालबा है कि फुल फॉर पानी दिया जाए। अभी पानी खोला जाएगा तभी जो है वो
मुजाहिरीन जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं गुलशन इकबाल के रिहायशी मकीन, और पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। और वाटर बोर्ड और कारपोरेशन जो है वो उसकी इंतजामिया से अपील है उनकी कि फौरी तौर पर पानी जो है वो बहाल किया जाए, पानी मुहैया किया जाए लाइन के जरिए, ताकि दीगर शहर को जो ट्रैफिक के बाइस से परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी को भी जो है वो कुछ मदावा किया जा सकेगी। जी जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, SPCA ने शहर में मौजूद मखदूश इमारतों पर रेन इमरजेंसी के सिलसिले में बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। जी हाँ, SPCA ने शहर में मौजूद मखदूश इमारतों पर रेन इमरजेंसी के सिलसिले में बैनर्स आवेजा कर दिए। और आपको बताएं कि SPCA ने शहर में मौजूद मखदूश इमारतों पर रेन इमरजेंसी के सिलसिले में बैनर्स आवेजा किए हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ, सेंट्रल, ईस्ट समेत कराची भर में मौजूद खतरनाक करार दी गई इमारतों पर अवामी आगाही के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार रहें और तमाम मुतल्लिका इदारों से मुकम्मल राब्ते में रहें। डायरेक्टर डिमोलिशन SPCA की सरबराही में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आगाही मुहिम और फ्लैग मार्च का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। अंदरून शहर गुंजान आबादियों में किसी भी मखदूज स्ट्रक्चर और के नुकसान और गैर मयारी तामीरात की हामिल इमारत के बारे में SPCA को आगाह करें। जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में चोरी की मोटरसाइकिलें मौजूद मोटरसाइकिल को कपड़ा डालकर छुपा दिया गया। जराये के मुताबिक अस्पताल से भी रोजाना मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, कुछ खोलकर फरोख्त कर दी जाती हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी लाइल्म निकले हैं। आपको बताते चलें, जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में चोरी की मोटरसाइकिलें मौजूद मोटरसाइकिलों को कपड़ा डालकर छुपा दिया गया। जराये के मुताबिक अस्पताल से भी रोजाना मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, कुछ खोलकर फरोख्त कर दी जाती हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी लाइल्म निकले। जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में चोरी की मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, मोटरसाइकिल को कपड़ा डालकर छुपा दिया गया। जराये के मुताबिक अस्पताल से भी रोजाना मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, कुछ खोलकर फरोख्त कर दी जाती हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी लाइल्म निकले। आपको बताएं कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी इससे लाइल्म निकले हैं। आपको बताते चलें कि जिना अस्पताल की पुलिस चौकी है जहां पर चोरी की मोटरसाइकिलें मौजूद है, मोटरसाइकिलों को कपड़ा डालकर छुपा दिया गया। जराये के मुताबिक अस्पताल से भी रोजाना मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, कुछ खोलकर फरोख्त कर दी जाती हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी इससे लाइल्म निकले हैं। आपको बताते चलें, जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में चोरी की मोटरसाइकिलें मौजूद। जेवलिन थ्रो के हीरो पाकिस्तान का एजाज अरशद नदीम है, जिसे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने के खुर्शीद रहमानी से जी आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में और मेरे साथ मौजूद है जेवलिन थ्रो के चैंपियन अरशद नदीम साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनको आज गवर्नर हाउस आना कैसा लगा और क्या मैसेज देना चाहेंगे। आज बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। गवर्नर हाउस आए हूँ सिंध और कामरान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माशाल्लाह 14 अगस्त पे मुझे इधर बुलाया था और इतनी इज़्ज़त दी। आज भी इधर बुलाया तो बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह वो वैसे ही इज़्ज़त दे रहे हैं कि जैसे हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हर इंसान को जो है वो काम करना चाहिए ताकि हमारा जो मुल्क है वो आगे बढ़ सके। गवर्नर साहब के IT इनिशिएटिव को किस तरह से देख रहे हैं? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो माशाल्लाह वो हमारे जो हीरोज़ हैं उनको भी साथ लेके चल रहे हैं और हमारी जो पाकिस्तानी की अवाम है माशाल्लाह उन पे भी वो बड़ा वर्क कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हर बंदे को वर्क करना चाहिए और बड़ी खुशी हो रही है कि गवर्नर साहब जो है कामरान साहब माशाल्लाह बड़ा वर्क कर रहे हैं। ये थे अरशद नदीम जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था गवर्नर सिंध का जो IT इनिशिएटिव है वो भी बहुत पॉजिटिव है और इसी तरह वो नौजवानों को जो खेल के मैदान में आना चाहते हैं उनको भी जो है वो सराह रहे हैं। और तमाम खेलों के मैदान के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। गवर्नर सिंध की IT इनिशिएटिव की अरशद नदीम ने तारीफ की है। जी पापोश चांदनी चौक के करीब बराबर वाले मकान का छपरा गिरने से नौजवान जहां बक। मुतवफ़ी की शनाख्त 24 साला अली खान के नाम से हुई। मुतवफ़ी के भाई का कहना है कि 13 घंटे गुजर जाने के बावजूद मैयत अस्पताल से नहीं दी गई। अब से कुछ देर पहले जावेद कायम खानी हमें इस पर आगाह कर रहे थे। जावेद।
पापोश नगर थाने की हदूद के औरंगाबाद इलाका है, उस मकान में मौजूद है मुतासर, जिसमें मुतवफ़ी अली जो है वो रिहाइश पजीर था, और उसी मुकाम पर हम मौजूद है, उसी कमरे में जहां पर अली जो है वो मौजूद था। और ये छत जो है देखें, ये सीमेंट की चादर की छत है, और इसके बराबर में 1, 2, 3 और चौथी मंजिल के बाद जो है वो बाउंड्री वॉल जो है वो पर्दे के हवाले से तकरीबन 4 फुट की बनाई जाती है, जो 4 ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। वो बारिश हुई है, हवा चली है सुबह, जिसके बायस जो है वो गिरे और हाइट ज़्यादा हो जाने के बायस जो स्पीड से आए, और इसी मुकाम पर अली खान जो है वो सोए हुए थे, और जिस वक्त उन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो है वो सिविल अस्पताल रेफ़र किया गया, लेकिन सिविल अस्पताल पहुँचने के बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अली खान जो है वो जहाँ बार ना हो सके और दम तोड़ के। उनके भाई छोटे मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी यहीं अंदर सो रहे थे, कैसे आवाज़ आई, क्या पता चला? मामूल इसी तरह था, और क्या हुआ क्या था आखिर? मतलब एक वो आए, दीवार हवा चली है तो एकदम धमाका सा हुआ, और मैं वहाँ भागा हूँ। मैं आके देखा तो वो पड़ा हुआ था। तो क्या किया, कैसे लेकर गए? उसको बाइक पे लेके गए, अब्बासी बिठा के, फिर अब्बासी से आगे ले गए एम्बुलेंस में। तो अभी बॉडी मिली नहीं मिली, क्या है? मिली अभी कहाँ, अभी तो पूरा दिन लगा दिया उन्होंने भाई। तो अस्पताल इंतजामिया और पुलिस की यही सुस्त रवि के बायस जो है बहुत से ऐसे केसेस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। सुबह का वाक़या है, सुबह 6 बजे जो है वो कराची शहर के बेशतर इलाकों के अंदर हवा तेज़ चली और उसके साथ बारिश हुई थी। उसी वक्त जो है ये बाउंड्री वॉल जो बलाई मंजिल के ऊपर बनाई गई थी वो इस मकान के ऊपर गिरी है। और ये तकरीबन 60 गज का एक छोटा मकान है, जिसमें इनकी अली खान और उनके भाई और उनकी फैमिली जो है मुकीम थे, और तमाम उस वक्त घर पर ही मौजूद थे जब वाक़या पेश आया। इलाका में किए। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी भी ऐसा लग रहा है कि दीवार का जो हिस्सा रह गया वो गिर सकता है कभी भी? हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऊपर से जैसे बिल्कुल नीचे आ सकता है, कभी भी आ सकता है, टेढ़ा हुआ पूरा सा। तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि और दूसरे लोगों को भी नुकसान ना हो जाए, गली में आने जाने वालों को भी। तो इंतजामिया से यही अपील है कि इसके नहीं आके देखें हजरत, और ये काम मसला हल कराएं, जो भी मसला है बच्चों का, इनके घर का। बेचारे की एक तो बच्चा मारा गया बच्चा, और पूरे सब लोग पूरे घर वाले परेशान हैं। जनाजा भी घर में नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं रखते, बाजार वहाँ ग्राउंड के अंदर मैयत रखी, वहाँ रखी है अभी लोगों को बैठाने की जगह पे। अब तक पुलिस से जब हमारी बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि ड्यूटी अफसर और इन्वेस्टिगेशन अफसर गया है। सुबह 6 बजे का वाकया, अब तक जो है वो कई घंटे, एक दिन पूरा होने वाला है, मतलब 12 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद 13 से 14 घंटे हो गए, लेकिन अब तक जो है वो ना ही बॉडी के हवाले से कुछ इल्म है, ना ही कोई दादरसी के लिए यहाँ पहुँचा है। इलाका मकी सरापा एहतजाज है, गम और गुस्से के अंदर है, ना ही बैठने के लिए कोई जगह है। मौसम की सख्तियाँ जो है उसके बायस गली मोहल्ले की ऐसी हालत नहीं कि वहाँ पर बैठा जा सके। किसी और जगह पर जो है वो सोगवारान जो है वो बैठ कर ताज़ियत कर रहे हैं, लेकिन अब तक मैयत नहीं पहुँची है। और इनके यही कहना है कि जल्द से जल्द तमाम तर कार्रवाई को मुकम्मल करके उनके भाई की, उनके प्यारे की मैयत जो है उनके घर मुंतकिल की जाए। जी, कराची में घर का किराया बढ़ाने पर झगड़ा, मालिक मकान और किराएदार के दरमियान हाथापाई। मालिक मकान की मुबैना तशद्दुद से किराएदार मोहम्मद आसिफ जहांबक लवाहिकीन का दावा। जी हाँ, कराची में घर का किराया बढ़ाने पर झगड़ा, मालिक मकान और किराएदार के दरमियान हाथापाई हो गई। मालिक मकान की मुबैना तशद्दुद से किराएदार मोहम्मद आसिफ जांबहक लवाहिकीन का यह दावा है। इसी पर तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा अब तक क्या तफसीलात आ सकी हैं आपके पास? बिल्कुल जी, जो मकतूल मोहम्मद आसिफ है उसके अहले खाना, उनकी वर्सा, उनकी बहन की जानिब से जो है वो FIR कराई गई है, और उन्होंने दावा किया है कि उनके भाई को जो है वो किराया बढ़ाने पर मालिक मकान और उसके बेटे ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना बहमाना तशद्दुद के बाइस जो है वो कत्ल हुआ उनके भाई, और मकतूल के लिए जो है वो मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जबकि मालिक मकान मिराज शेख और बेटे मोहम्मद शफीक के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होने के बाद अजीज बट्टी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिक मकान ने किराया 3000 रुपये बढ़ाया और या घर खाली करने का जो है कहा गया। मुर्सा ने ऐसा दावा किया, जबकि उनके मकतूल के बहनोई का ये कहना है कि एडवांस पैसे वापस मांगने पर फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ। गिरफ्तार मालिक मकान मेराज और इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस का ऐसा दावा है, पुलिस का कहना है। जबकि मुल्जिमान इलाके में गैर कानूनी तामीरात में भी मुलव्विस है, पुलिस का दावा है। पुलिस का ये कहना है कि इलाका मकीनों की जानिब से अजीज बट्टी थाने में मालिक मकान के खिलाफ कई शिकायत दर्ज है। मुल्जिमान के खिलाफ शिकायत SBCA हुकाम को भी जो है वो अरसाल की गई है, ऐसा कहना है इलाका मकीनों का। जबकि इस वाक़े के अंदर पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश की जा रही है कि तशद्दुद के बाइस जो है वो आसिफ जहांबाग हुए या कोई और वाक़या था। तमाम तर पहलुओं से जो है जाँच की जा रही है। यानी गुज़िश्ता रोज 26 अगस्त को ये
जो इस वाक़े का मुकदमा जो है दर्ज किया गया और दोनों फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाइस ऐसा दावा है मकतूल के आसिफ के घर वालों का, गुस्सा का, उनके बहन और बहनोई का, कि उनका भाई जो है वो बेईमाना तशद्दुद किया गया मुबैना तौर पर। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि जो झगड़ा हुआ है घर के अंदर हुआ है? जी अभी तक जो है वो पुलिस तहकीकात कर रही है और ये इत्तलात मौसूल हुई मुकदमा दर्ज होने के बाद इस खबर से जो है वो अफशा हुई ये खबर। और इस हवाले से जो है वो उनके बहनोई से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मालिक मकान ने दरवाजे पर आकर कहा कि मकान खाली कर दें या 3,000 रुपये किराया जो है उसे बढ़ा दें। अमूमन जो है वो SOPs के तहत अगर मकान खाली करना होगा आपको तो जो एडवांस की रकम दी जाती है मालिक मकान को या जो एस्टेट एजेंट होता है उसे वो वापस करनी होती है और मुकर्रर वक्त के अंदर करनी होती है। या अगर वो रकम अदा नहीं लेना चाहते हैं और किराया बढ़ाना चाहते हैं तो उस वक्त में जो है कुछ वक्त देकर जो है वो किराया बढ़ा दिया जाता है। इसी जो बात पर जो ये झगड़ा हुआ और झगड़ा जो है वो उसी मकान के करीब हुआ। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि ये तो दावा किया जा रहा है जिस लड़का जो फोत हुआ है उसके घर वालों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, मालिक मकान की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ अब तक सामने आया है? बिल्कुल जी, मालिक मकान जो है उसकी जानिब से हमारी कोई बात नहीं है, उनसे कोई तौक़ुफ़ नहीं, इसलिए कि वो गिरफ्तार है। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन हुकाम के पास चले गए। हमारी पुलिस से जब बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गिरफ्तारी कर ली गई है। तफ्तीशी हुकाम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं और जो जाए हादसा यानी कि जो मकान है उस मकान के भी जो है वो सर्वेलेंस की गई है, वहाँ पे जाके चेक किया गया है, इलाका वकीलों से बातचीत की गई है, उनके अहली शाहिदीन थे या इलाका वकील जो लोग हैं तमाम तर लोगों से जो है वो बात की गई है। अभी जो है तहकीकात की जा रही है और पुलिस हुकाम का कहना है कि गलत वक्तों का कहना कि वाकया जो है वो किसके बाइस पेश आया, तशद्दुद मुबैना तौर पर किया गया, ऐसा दावा किया गया उनकी जानिब से। जबकि जो मालिक मकान शुएब और उनके बेटे हैं शफीक, उनकी जानिब से अभी तक जो है वो हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। जबकि तहकीकाती हुकाम से हमारी बात की गई तो उनका कहना है कि तहकीकात की अभी जो है आखिरी मराइल में, जब तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी तो मीडिया को इस तमाम तर वाक़े के हवाले से आगाह किया जाएगा। जी इस पर अभी तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से मालिक मकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और ये वाक़या पेश आया था कल। इस पर पुलिस की जानिब से अभी तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी।